लॉकडाउन राइटर और उसके दोस्त सीरीज में आज पढ़ रहे हैं अब्दुल गनी बेग अथर की कहानी शत्रु। भारतीय सीमा के सुरक्षा गार्डों की निगाहों से बचकर मैं आगे निकला। यही दिन के 12 बजे होंगे। बंकरों से मैंने किसी को निकलते न देखा। शायद वे गहरी नींद में थे अथवा वे इसलिए निश्चिंत बैठे थे कि दिन दिहाड़े कौन माई का लाल सीमा को पार करने का साहस कर सकता है। मैं गाड़ी की तरह तेज दौड़ रहा था, पसीने से नहा रहा था और मेरे भाई का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। सूचना देने वाले ने कहा था कि उसकी हालत गंभीर है। नीलम की उस छोटी सी बस्ती में भयंकर सन्नाटा छाया हुआ था। मैं दरिया के उस ओर रहता था और मेरे माथे पर भारतीय लिखा हुआ था। वह दरिया के उस पार रहता था और उसके माथे पर पाकिस्तान की मोहर थी। संदेशवाहक ने कहा था कि वह बेहोशी में सिर्फ मेरा ही नाम ले रहा था। संदेश मिलने के बाद मैं कैसे चुप बैठ सकता था। हमारा खून एक था। दौड़ते हुए आखिरकार मैं अठमुकाम के पुल तक पहुंचा। इस पुल से उस और उसका घर था। केवल 5 मिनट के भीतर ही मैं वहां पहुंच सकता था। चोर की भांति मैंने इधर उधर देख लिया। मुट्ठी बंद करके मैंने पुल के ऊपर से दौड़ लगा दी। कुछ ही दूर दौड़ पाया था कि एक तेज आवाज सुनाई दी, रुक जा। टांगों की जान चली गई। नजर उठाई तो उस ओर के 2 सिपाही राइफल लिए हुए मेरे सामने खड़े थे। एक बोला, भारतीय है? दूसरा बोला, गिरफ्तार कर लो। अब नहीं नहीं जनाब, मैं भारतीय नहीं हूं और ना पाकिस्तानी, मैं कश्मीरी हूं। उस टूटे फूटे घर में रहता हूं। वह देखो, उस घर में मेरा भाई रहता है। वह बहुत बीमार है। वहां खुदा के सिवाय उसका और कोई नहीं। जनाब, यदि आप केवल आधे घंटे के लिए आजाद कर देते तो मैं उसकी खैरियत पूछाता। उसके लिए दवाई लानी है, उसे पानी पिलाता, बस साहब इतना ही। एक सिपाही ने बंदूक का बट मेरी गर्दन पर मारा। जैसे भूचाल सा आ गया। मेरे होश उड़ गए। फिर वे मुझे बंकर में ले गए। वहां और कई सिपाही खड़े थे। उन्होंने भी मेरे माथे की मुहर पढ़ ली और घोषणा की, भारतीय सेना का जासूस है। फिर मेरी खूब पिटाई हुई। मुझसे कहा गया, तुम साफ साफ बयान दे दो कि तुम भारतीय जासूस हो और पाकिस्तान के शत्रु। मैं क्या कहता? यही ना कि मैं अपने भाई का दुश्मन हूं, जिसकी बीमारी की सूचना ने मुझे विचलित कर दिया था। खैर, फिर मुझे आर्मी हेडक्वार्टर भेजा गया। वह मेरे भाई के निवास स्थान के बिल्कुल निकट था। वहां भी मैंने अफसरों से बार बार प्रार्थना की कि मुझे हथकड़ी पहनाए हुए ही मेरे भाई के घर तक ले चलो। वहां मेरा भाई बहुत बीमार है, केवल उसकी खैरियत ही पूछ लेता। मगर वो कहां मानते। नाखून उधेड़कर मेरे घावों पर नमक छिड़का गया। फिर मैं बेहोश हो गया। मुझे लगा जैसे मेरा भाई चारपाई पर पास ही पड़ा अंतिम सांस ले रहा था। वह बार बार पानी मांग रहा था और मैं बेड़ियों में जकड़ा एकदम निस्सहाय। चारों ओर पानी का कोई नामो निशान नहीं था। हथकड़ी की एक तीखी नोक से मेरी बाईं बाह में खरोंच आ गई। खून बहने लगा तो दाईं हथेली को प्याला बनाकर उसमें मैंने उसे एकत्र करना शुरू किया। फिर मैं भाई की प्यास बुझाने चला गया।
भेड़ियों ने मेरा लहू भरा हाथ उसके प्यासे मुंह तक पहुंचने नहीं दिया। वह चिल्लाया, पानी पानी। फिर उसे हिचकी आई, मौत की हिचकी। मैं शायद जोर से चिल्लाया, सर्वनाश हो, सर्वनाश हो इस मानव की सोच का जिसने खुदा की इस सल्तनत को टुकड़ों में बांट दिया और भाई से कहा कि तुम अपने भाई के शत्रु हो। मैं गहरी नींद से जागा। वह सारे मूंछों वाले सिपाही आंसू बहा रहे थे। उन्होंने कहा कि खिड़की से देखो, मेरे भाई के शव को जनाजे पर रखा गया था। मुझे चंद लम्हों के लिए आजाद कर दो, मैं उसका चेहरा देखना चाहता हूं कि उसके जनाजे में शामिल हो जाऊं। और उन्होंने कहा, हमें पता है कि यह लाश तुम्हारे भाई की है, मगर हम तुम्हें जनाजे में शामिल होने की इजाजत नहीं दे सकते, हम बेबस हैं। मैंने शायद विनती की होगी, जनाब अफसरों से आज्ञा ले लीजिए। उन्होंने कहा, वे बेबस हैं। मैंने गुजारिश की, साहब अफसरों के बड़े अफसरों से पूछ लेते। उन्होंने फिर कहा, वे बेबस हैं। मैंने पूछा, साहब फिर कौन आज्ञा दे सकता है? और उनका उत्तर था, वे सब हमें नहीं पता। नमस्कार।